Hello guys, I'm Sia Purva Jain and I'm here to teach you economics of class 12th। मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है एंड आप लोग सब बहुत परेशान हैं आपकी स्टडीज़ को लेके। आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो नो वरीज, आई एम हियर टू हेल्प यू विथ योर क्लास 12th and I am here to guide you in any manner I can to clear your 12th class exams। चलो तो फिर आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप लोग जानते हैं मनी मनी क्या होता है? पैसा। पैसा। अब आपको पैसे के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब आप पैसे को क्या बोल सकते हो, क्या करता है पैसा? पैसा आपको किसी चीज की परचेसिंग पावर देता है। आप पैसे को यूज करके कुछ खरीद सकते हो, कुछ बना सकते हो, कुछ लेकर आ सकते हो। आप अपनी हर विश को पैसे के थ्रू यूज कर सकते हो, पैसे के थ्रू पूरी कर सकते हो, है। अब पैसा मतलब अगर आपको मनी को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? मनी को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? मनी को आप बोल सकते हो क्या कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिन चीज़ों से हमारी जीडीपी, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, जिन चीज़ों से हमारी कंट्री में फ्लो हो रहा है, उसका एक फाउंडेशन स्टोन है। मनी के बिना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल सकती। तो इट इज अ फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व, जिसके आसपास हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज घूमती हैं। क्या ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप इसके थ्रू किसी से परचेज कर सकते हो, इसको आप दे दो और आप उससे वो चीज़ ले लो। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और क्या बोल सकते हैं मनी को? क्या आप किसी से कोई चीज़ आज खरीद रहे हो और उसे ये प्रॉमिस करके आ सकते हो कि मैं इसका पेमेंट आपको बाद में करूँगा? तो क्या इट इज़ अ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट? क्या आप इससे स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट बोल सकते हो? डेफर्ड पेमेंट मतलब बाद में पेमेंट करना, आज पेमेंट को रोक देना, मैं पेमेंट बाद में करूँगा, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या किसी चीज़ को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो? जैसे कि आपको सपोज एक कंप्यूटर खरीदना है तो कंप्यूटर को खरीदने के लिए कंप्यूटर की वैल्यू बराबर आप उसे पैसा दे सकते हो। तो आप कंप्यूटर को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करो, आप हर चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हो। तो मनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ वैल्यू। क्या मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो? यस, हम मनी को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मनी को हम बैंक में रख सकते हैं, मनी को हम लॉकर में रख सकते हैं, हमें इसको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो क्या हो गया? मनी मनी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? इट इज अ फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच, जिसके आसपास हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व कर रही है। इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बोल सकते हैं? इसके थ्रू हम किसी चीज को खरीद सकते हैं और उसे वो चीज दे सकते हैं, या किसी से वो चीज लेकर के किसी को दूसरी चीज दे सकते हैं। तो हम इससे कोई चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोल सकते हैं। हम आज किसी कोई चीज को क्रेडिट पे खरीद सकते हैं और इसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। इसकी आज जितनी वैल्यू है उतनी ही कल भी रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम इसे मेजर ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं। किसी भी चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। हर चीज की वैल्यू हम मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मनी, आई थिंक मनी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाट इज मनी, मनी को कैसे डिफाइन करना है। तो मनी की डेफिनेशन में आप ये 5 चीजें लिख सकते हैं। इट इज अ फाउंडेशन स्टोन, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इट हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। ओके अब पैसा आया कैसे, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ? तो मनी इवॉल्व कैसे हुआ? सबसे पहले बहुत पुराना, बहुत टाइम जब पुराना हुआ करता था तब आपको पता होगा कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप किसी गुड्स के एक्सचेंज में किसी गुड्स को ही ले रहे हो। इन अगर आप बार्टर सिस्टम को बोलें तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक गुड्स के लिए दूसरे गुड को एक्सचेंज करना, ठीक है। लाइक इन दिस डायग्राम, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ये कुछ मेडिसिन लेने के लिए आया है एंड ये इसके बदले से बफेलो दे रहा है और यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि इससे छोटा कुछ
नहीं मिला। मतलब पहले ऐसा होता था, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आपको उसके बदले उसे कोई और चीज देना पड़ती थी। तो बार्टर सिस्टम वही काम करता था जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब, अब अगर आपने मेडिसिन परचेज करी तो ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उसे बफेलो दे रहे हो तो जो मेडिसिन जिससे आप परचेज कर रहे हो उसे भी बफेलो की ज़रूरत होना चाहिए। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर आप किसी को वीट देके किसी से राइस ले रहे हो तो आपको राइस की ज़रूरत होना चाहिए और सामने वाले को वीट लेने की इच्छा भी होनी चाहिए। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है वो दूसरे की डिमांड होना चाहिए, या दूसरे के पास जो अवेलेबल है वो आपकी डिमांड होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज काम करता था। इसीलिए बार्टर एक्सचेंज इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इसके कुछ लिमिटेशंस होते थे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बहुत कम होते थे, आपको बहुत टाइम तक लोगों का वेट करना पड़ता था। जो आपके पास चीज़ है उसकी वो वांट होना चाहिए, तो आपको बहुत टाइम के लिए ऐसे लोगों का वेट करना पड़ता था जो आपकी चीज़ के लिए डिज़ायरेबल हो, जो आपकी चीज़ लेना चाहे। तो यहाँ पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना बहुत प्रॉब्लम होता था, नहीं मिलता था, ऐसा कोई नहीं मिलता था जैसे वही चीज़ चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कैसे बोल सकते हैं कि अब आपको वीट खरीदना है 1 किलो, आप उस वीट के बदले सामने वाले को राइस देने वाले हो, तो आप राइस कितना दोगे, 1 kg दोगे क्या? नहीं, क्योंकि राइस अगर हम देखें तो 1 किलो वीट के बदले 1 किलो राइस जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर अभी हम पैसों के टर्म्स में बात करते हैं, मनी के टर्म्स में बात करते हैं, तो हमें अगर 1 किलो चावल लेने होते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं, और अगर 1 किलो वीट लेना पड़ते तो कम पैसे देना पड़ते। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। आपको अगर आपके पास राइस है तो आप राइस दोगे ही सही, फिर वो भलाई उसकी वैल्यू वीट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं मिलती थी। आपके पास जो अवेलेबल है आपको देना पड़ता था, भलाई फिर आपके पास जो चीज़ है वो महंगी हो एज कम्पेयर टू दूसरे के पास जो चीज़ है उसकी इतनी वैल्यू नहीं भी हो। तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता था। देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आज मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको 6 महीने बाद कुछ और दे दूंगा उसके बदले। आप कोई चीज़ को इतने टाइम के लिए नहीं रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है उस चीज़ की वैल्यू आज से 6 महीने बाद भी वही हो सकता है वो ख़राब हो जाए। आपने जो गेहूं उससे लिए हैं, आपने बोला कि 6 महीने बाद मैं आपको वीट लौटा दूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वीट आज भी 6 महीने बाद उसी वैल्यू के हों, उसी प्राइस के हों, या उनकी कंडीशन सेम हो। तो आप बार्टर एक्सचेंज में चीज़ों का डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे, आप क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं ले सकते थे। अगर आपने कोई चीज़ आज परचेज करी है तो आपको उसका पेमेंट हाथों हाथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को रख नहीं सकते, उसका डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद सेम रहे। इसीलिए बोलते थे लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे कि आप जैसे अगर आपको आप वीट खूब सारा आपके पास है, आप उसे बहुत टाइम तक संभाल के रखोगे और उसी के थ्रू सारी चीज़ें खरीदने वाले हो, तो आपको वीट को स्टोर करके रखने के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट लगानी पड़ जाएगी, गोडाउन की कॉस्ट लगानी पड़ जाएगी, आपकी जगह जाएगी, आपको हो सकता है वीट खराब हो जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगी। वहीं आजकल मनी को स्टोर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसे कहीं पे भी छोटी सी जगह में रख सकते हो और वो रह सकता है, वो खराब नहीं होता, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में अगर आप किसी चीज़ को रख रहे हो तो आपको उसकी स्टोरेज कॉस्ट लगानी पड़ जाएगी, तो आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू होता था। और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब अगर मुझे एक चाय पीना है और मेरे पास हॉर्स अवेलेबल है, तो मैं चाय के बराबर हॉर्स उसे नहीं दे सकती, मुझे हॉर्स तो पूरा ही देना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर मैं उसे डिवाइड नहीं कर सकती थी। इसीलिए ये सारे लिमिटेशंस होने की वजह से मनी आया। फिर पैसे आए, अलग अलग फॉर्म में आए, जैसे कि पहले गोल्ड कॉइन्स बनते थे तो गोल्ड कॉइन होता था, उसके बाद फिर उन्होंने पेपर मनी लेकर आए, अब प्लास्टिक मनी हो गया है, और अब तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश पेमेंट होने लगे, डायरेक्टली पेटीएम, गूगल पे एंड ये सब होने लग गया। तो इसीलिए बार्टर एक्सचेंज के कुछ लिमिटेशंस थे, इसीलिए फिर मनी इवॉल्व होने लगा और आगे आगे उसमें इन्वेंशंस होने लग गए। तो बार्टर एक्सचेंज क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स,
एक गुड्स के लिए दूसरे गुड का एक्सचेंज करना, ये वहीं पर काम करता था जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मिलता है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू उतनी ही हो, जो चीज़ उतनी ही हो जिस चीज़ को आप दे रहे हो, मतलब आप जिस चीज़ को देना चाह रहे हो उसके बराबर लेने वाली चीज़ की वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी चीज़ का पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स बाद में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो गुड्स आप बाद में पेमेंट करने वाले हो उसकी क्वालिटी वही हो या उस समय वो आपको अवेलेबल हो जाए। इसलिए लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बाद में पेमेंट नहीं कर सकते। क्रेडिट पे कोई चीज़ लेना पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर करना है तो आपको बहुत केयर करना पड़ेगी, प्लस स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको जो चीज़ खरीदनी है उतने में ही वही चीज़ मिले, ज़रूरी नहीं है आपको उसकी हर चीज़ को आप डिवाइड करके नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस हुआ करते थे। अब बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मनी आया। मनी किस चीज़ में आया? मनी को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, और डेफर्ड पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को मनी ने क्या करा? ख़त्म कर दिया, ओवरकम कर दिया। जो उसके लिमिटेशंस थे वही चीज़ें मनी की डेफिनेशन में आ गई। अब मनी के कुछ फंक्शंस, तो मनी के फंक्शंस को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन मतलब जो मनी के मेन फंक्शंस हो गए। मेन फंक्शंस कौन से हैं? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप इसके थ्रू किसी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो, और इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हो। एंड द सेकेंडरी फंक्शन डेफर्ड पेमेंट, आप क्रेडिट में कुछ खरीद सकते हो, उसका पेमेंट ऐसे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद कभी भी कर सकते हो, और मनी को स्टोर करके रख सकते हो। इट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। एंड मनी की डेफिनेशन में वही चीज़ें आई जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस हुआ करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को मनी ने ओवरकम कर लिया। ओके, नाउ डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड क्यों आई? मनी की डिमांड यहाँ पर हमें तीन चीज़ों के लिए आई, मतलब मनी की डिमांड क्यों होती थी, क्यों हमें मनी की ज़रूरत पड़ने लगी। तो पहली चीज़ उसके अंदर है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कोई चीज़ को मतलब कोई चीज़ खरीदना है, डे टू डे एक्सपेंसेस होते थे हमारे, तो उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। ये तो हो गई इंडिविजुअल की नीड। एक होता है बिजनेस यूनिट्स की नीड। तो बिजनेस यूनिट्स को मनी की डिमांड क्यों होने लगी? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता था, कुछ नए प्रोडक्शन करना है तो नई मशीन्स खरीदना पड़ेगी, नई बिल्डिंग खरीदना पड़ेगी, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन मोटिव दो तरीके से हुआ, एक इंडिविजुअल्स को, दूसरा बिजनेस यूनिट्स को। इंडिविजुअल्स को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, और इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत पड़ने लगी। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब आपको मनी ज़रूरी नहीं। अब जैसे अगर मैं बार्टर एक्सचेंज की बात करूं तो मैं गेहूं को बहुत टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ। मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आ गई, कंटिजेंसी आ गई लाइक मुझे कोई मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो ज़रूरी नहीं है उस समय मेरे पास गेहूं पड़े ही हो तो मैं डॉक्टर की फीस गेहूं के थ्रू दे सकूं। इसीलिए मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? अनफोर्सिन कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए। अनफोर्सिन कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए लोगों को कैश बैलेंसेस अपने पास रखना पड़ते हैं। हो सकता है कल कोई दिक्कत आ जाए, कल कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव मनी की ज़रूरत पड़ने लग गई कि आप कल होने वाले कोई कंटिजेंसीज को ओवरकम कर सको। एंड द लास्ट मोटिव इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब आपको मनी से मतलब कुछ स्पेक्यूलेशन करना है। लाइक कैसे? आप मनी की डिमांड आपके इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। मनी की डिमांड आपके इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। लाइक अगर आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, तो आप मनी को क्या करोगे? अपने पास ही रखोगे और बैंक में पैसा रख दोगे।
बैंक में अपने पास पैसा रख दोगे। और अगर बैंक आपको ज़्यादा पैसा नहीं देती है, इंटरेस्ट रेट कम है आपका बैंक का, तो आप क्या करोगे, कुछ और जगहों से इन्वेस्ट कर दोगे, लाइक बॉन्ड्स वगैरह खरीद लोगे। तो ये स्पेक्यूलेटिव मोटिव बताया गया है कि इट रेफर्स टू अ डिजायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस। आप अपने पास कैश बैलेंस रखो, काय के लिए, काय पर डिपेंड करता है, कैश बैलेंस रखो या फिर फाइनेंशियल असेट रखो। फाइनेंशियल असेट मतलब बॉन्ड्स रखो अपने पास। कैश बैलेंस क्यों रखोगे, क्योंकि अगर आपको बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो आप कैश बैलेंस रखोगे, मतलब आप अपना पैसा बैंक में रख दोगे, उससे इंटरेस्ट कमाओगे। बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, बैंक में पैसा नहीं रखोगे, बोलोगे बैंक में कम पैसा मिलता है, कम इंटरेस्ट मिलता है, पैसा ऐसा कैसे पड़ा रहता है, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड्स परचेज कर लोगे और उसके थ्रू इंटरेस्ट लोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बैंक के रेट को बोला है, अगर बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आप क्या करोगे, आप अपने पास पैसा रखोगे। अपने पास पैसा रखोगे मतलब बैंक में बैलेंस रखोगे। बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है तो आप बॉन्ड्स खरीद लोगे, कहीं पर और इन्वेस्ट कर दोगे। तो मनी की डिमांड आपको तीन चीजों के लिए, एक अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव अनफोर्सिन कंटिजेंसीज को मीटअप करने के लिए, एंड द थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब आप अपने पैसे से और पैसा बनाना चाहोगे, और इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप अपना पैसा अपने पास ही रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स या किसी और चीज़ के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी चैप्टर इज मनी सप्लाई। मनी का सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज अ मेजर ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में कितना पैसा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है। तो आप इसे कैसे मेजर करोगे, लोगों के पास, पब्लिक के पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है एट अ, पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पूरी इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, पैसा पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास कितना है मतलब इंडिविजुअल्स के पास, और जो बिजनेस फर्म है उनके थ्रू जो पैसा रोटेट हो रहा है उसे मनी सप्लाई बोलेंगे, और उसे ही काउंट करने वाले हैं। पैसा जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास है, मतलब वो लोग जो मनी को क्रिएट कर रहे हैं उनके पास नहीं, जो मनी को यूज कर रहे हैं उनके पास कितना पैसा है, वही मनी सप्लाई कहलाएगा। और जो लोग मनी को क्रिएट कर रहे हैं उसे मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं, क्योंकि मनी को क्रिएट करें मतलब वो तो और बनाते जा रहे नहीं, वो मनी सप्लाई नहीं। मनी सप्लाई क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के पास कितना पैसा है उसे मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। एक स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पैसा कितना स्टॉक में है, मतलब चल नहीं रहा, अभी फ्लो नहीं हो रहा है, पैसा रुका हुआ कितना है। ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं काम आता। फ्लो कंसेप्ट मतलब पैसा रोटेट हो रहा है, रोटेट नहीं, हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना है तो पता पड़ेगा कि मार्केट में कितना पैसा है। अब इसको मेजर करने के लिए, कितना पैसा है ये मेजर करने के लिए चार कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट बोला जाता है M1 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को M1 कॉन्सेप्ट बोला जाता है। M1 कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, सीसी प्लस डीसी। सीसी प्लस डीसी मतलब, सीसी मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, कितने कॉइन्स है। और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक में कितना डिपॉजिट है जो वो एक कॉल करके मंगा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, एक चेक लगाया और उसे वो मंगा सकते हैं, उस पैसे को अपने पास ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया, टोटल मनी सप्लाई। पब्लिक के पास कितना पैसा है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, एंड डीसी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स आप पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास कितना रखा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बोलते हैं M2 कॉन्सेप्ट। M2 कॉन्सेप्ट में करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितना करेंसी है, कितना कॉइन्स है। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ये दोनों, प्लस सेविंग डिपॉजिट जो आपके पोस्ट ऑफिस में पड़े होते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी जो पब्लिक की सेविंग डिपॉजिट्स पड़ी होती हैं वो भी M2 कॉन्सेप्ट में इंक्लूड कर लिया है। ऐसा पैसा जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, बहुत जल्दी मिल जाता है,
उसे M1 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दूसरा M2 कॉन्सेप्ट बोलते हैं। थर्ड वन इज M3 कॉन्सेप्ट। M3 कॉन्सेप्ट में पब्लिक के पास कितना पैसा है, मींस करेंसी इन कॉइन्स विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, एंड इसके अंदर नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक आ गया है। नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक मतलब वो पैसा जो कि बैंक के पास टाइम के हिसाब से रखते हैं, लाइक एफडीज जो होता है, जैसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। नेट इसलिए बोला है क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स एक बैंक दूसरी बैंक के पास भी रखती है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। टाइम डिपॉजिट्स वही यहाँ पर इंक्लूड करना है जो पब्लिक बैंक के पास रखती है। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी के फॉर्म में, वो M3 कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। मतलब मनी को किस तरीके से मेजर करना है, मनी पब्लिक के पास करेंसी और कॉइन्स के फॉर्म में कितना है प्लस बैंक्स में कितना रखा हुआ है, वो टोटल मनी हो गया। इससे हमने मनी का सप्लाई मार्केट में कितना है वो पता कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला कि वो दोनों तो है ही, सीसी प्लस डीसी तो है ही, प्लस आप इसमें जो आपने सेविंग पोस्ट ऑफिस में रखा है वो भी इंक्लूड कर लो। थर्ड कॉन्सेप्ट बोला जो करेंसी पब्लिक के पास है वो तो है ही, जो डिमांड डिपॉजिट पब्लिक ने बैंक में रखी है वो भी है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी ले लो, जो पब्लिक ने फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में रखा है, जो जल्दी से तो नहीं आ सकता लेकिन एक टाइम पे के बाद वो पैसा आ सकता है, तो वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड कर लो। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज M4 कंसेप्ट। M4 कंसेप्ट सबसे ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें M3 को पूरा लिया है। M3 को पूरा लिया है मतलब सीसी भी लिया है, डीसी भी लिया है, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक भी लिया है, मतलब फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स भी लिया है, एंड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी लिया है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में है वो भी ले लिया। मतलब चारों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके M4 बना दिया है। M1 और M2 मोस्ट लिक्विड कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट लिक्विड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन्हें क्या बोला है, नैरो मनी। लिक्विड कॉन्सेप्ट मतलब बहुत जल्दी कैश आपके पास आ जाएगा, है ना, आपके पास एक तो अवेलेबल है, दूसरा बैंक से डिमांड करके आप मंगा सकते हो, तीसरा पोस्ट ऑफिस से भी आप चेक लगा के या आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट ऑफिस में उसके थ्रू आप मंगा सकते हो। M3 और M4 को ब्रॉड कंसेप्ट बोला गया है, इसके अंदर सभी चीजें इंक्लूड हो गई, दैट्स व्हाई इसे ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी बोला गया है। तो यहाँ पे आपका मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ, हमने मनी की डेफिनेशन देखी थी। मनी की डेफिनेशन में 5 चीजें, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक, मतलब फाउंडेशन स्टोन है जहाँ जिसके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व कर रही हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप पैसा क्रेडिट में दे सकते हो, बाद में जा करके दे सकते हो। फिर बैटर सिस्टम देखा, बैटर सिस्टम मीन्स बैटर एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड। ये वहीं पर पॉसिबल होता है जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आ जाए। इसके कुछ लिमिटेशंस थे, लाइक लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इतनी इजीली सेम बॉन्ड वाले लोग नहीं मिलते। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, आप इसके टर्म्स में किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, किसी गुड्स के टर्म में दूसरे गुड को मेजर नहीं कर सकते। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, किसी का पेमेंट आप कुछ आधा करके नहीं दे सकते। इसमें हॉर्स का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर आपको चाय पीनी है तो आप उसके बदले पूरा का पूरा हॉर्स आपको देना पड़ जाएगा, आप हॉर्स को काट करके उस चाय के बराबर का पैसा उसे नहीं दे सकते। इसे स्टोर नहीं करके रख सकते हो और डिफर्ड पेमेंट इसके थ्रू नहीं कर सकते हो क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल है, आज से 6 महीने बाद वही चीज़ उसी क्वालिटी में मिलना मुश्किल है। इसीलिए इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मनी आया था। मनी में वही सारे फंक्शंस हैं जो कि बैटर सिस्टम के लिमिटेशंस होते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एंड last one is I too forgot it. स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सॉरी मेजर ऑफ वैल्यू, आप इसे मेजर कर सकते हो। फिर डिमांड फॉर मनी था। डिमांड फॉर मनी 3 चीज़ों के लिए है। 3 चीज़ों के लिए, कौन सी चीज़ों के लिए है डिमांड फॉर मनी? पहला आपका ट्रांजेक्शन मोटिव, इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट दोनों को कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस करने होते हैं, लाइक इंडिविजुअल को डे टू डे एक्सपेंडिचर्स और बिजनेस यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट करना होता है। प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए करते हो। एंड थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, इट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो पैसा आप अपने पास रखोगे, मतलब बैंक में डिपॉजिट करके रखोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, तो आप कहीं और उसे इन्वेस्ट कर दोगे, स्पेक्यूलेट करोगे। फिर आपने यहाँ पर देखा मनी का सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ कंसेप्ट जो कि पब्लिक के पास कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे मनी का सप्लाई बोला जाता है।
इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट स्टॉक कितना है मनी का, उसको मेजर करने के लिए चार कॉन्सेप्ट है, M1, M2, M3, M4। M1 CC प्लस DC, M2 CC प्लस DC प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, देन M3 M1 मतलब CC प्लस DC प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, मतलब FDs भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। M4 इज अ ब्रॉड कंसेप्ट जिसके अंदर सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है, CC DC नेट टाइम डिपॉजिट्स एंड द टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसके अंदर वो भी है। ऊपर के दो कॉन्सेप्ट M1 एंड M2 को नैरो कॉन्सेप्ट बोला गया है क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड कॉन्सेप्ट है, और M3 और M4 को ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोला गया है क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आज आपका मनी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं अगला लेक्चर बैंकिंग कॉन्सेप्ट का डालूंगी, इसीलिए आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर कब डाला है। थैंक यू फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।